हम लोगों ने पिछली क्लास में मोरल डेवलपमेंट पढ़ा था। क्या पढ़ा था? मोरल नहीं, इमोशनल। हम लोगों ने इमोशनल डेवलपमेंट पढ़ा था। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इमोशनल डेवलपमेंट। और इमोशनल डेवलपमेंट में हम लोगों ने पढ़ा था मैकडूगल को। किसको पढ़ा था? मैकडूगल को। ठीक है, यानी संवेगात्मक विकास। क्या पढ़ा था? संवेगात्मक विकास। ठीक है, विकास नामक जो दैत्य है अभी वो खत्म होने वाला नहीं है, कुछ दिन तक और। ठीक है, जैसे साइकोलॉजी में दो ही हिस्से हैं, तीन हिस्से हैं। एक है विकास, एक है अधिगम। ठीक है, विकास है, अधिगम है, और कुछ मतलब प्रयास है। आप ऐसे कह सकते हो कि सरकार के द्वारा किए गए कुछ प्रयास हैं। उसी प्रयास में क्या आता है? आरटीई। उसी प्रयास में क्या आता है? एनसीएफ। उसी प्रयास में क्या आता है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी। उसी उसी प्रयास में क्या आता है? समावेशी शिक्षा। कोई दिक्कत किसी को? समावेशी शिक्षा मतलब लगभग चीजें इसी प्रयास में आ जाती हैं। तो एक चीज तो आपको ये पढ़नी है कि जो मिड डे मील योजना आई, जो सब पढ़े सब बढ़े योजना आई, स्कूल चलो अभियान आया, सर्व साक्षरता मिशन आया, ये भी हमको पढ़ना है। आप यूपी टेट का पेपर देने जा रहे हैं, इसलिए इस बिंदु पे भी आपका दिमाग लगा रहना चाहिए कि किस तरीके से, अगर एग्जाम में पूछे कि मिड डे मील योजना की शुरुआत कब से हुई है, तो हमें पता ही नहीं है। और यूपी टेट के ये सब फेवरेट क्वेश्चन है। तो प्रयास जितने भी सरकार ने किए हैं वो सब हम समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा समय लेकर के। तो एग्जाम के पीरियड में समझेंगे, जब एग्जाम एक आध महीने 15 दिन बचा रहेगा तो ये टॉपिक हम उठाएंगे। ठीक है, ताकि ताजा ताजा रहे तो आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहली चीज तो आपको पूरा पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है। और पूरा पता होने का एक सिद्धांत है कि जब बच्चे को पूरी बातें पता हो जाती हैं तो उसी को कहा जाता है गेस्टाल्टवाद। क्या कहा जाता है? गेस्टाल्टवाद। ठीक है, और गेस्टाल्टवाद को ही क्या कहा जाता है? समग्रवाद। गेस्टाल्टवाद ऐसे जब मैं फर्जी चीजें पढ़ाया करूं तो जरूर नोटिस किया करो, क्योंकि मेरी एक विशेषता है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मुझे नियमों में बंध के रहना अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा। इसीलिए जब सब सोते हैं तो हम जगते हैं, जब सब जगते हैं तो मैं सो जाता हूँ। मतलब अब ये नहीं कि मैं राइट में गाड़ी चलाता हूँ, सब लेफ्ट में चलाते हैं, उसमें नुकसान हो जाएगा ना। तो नुकसान और अच्छा पता है मुझे, लेकिन जनरली मुझे बहुत नियम कानून नहीं पसंद है। तो अक्सर मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ जो चीजें ज्यादा काम की होती हैं। अच्छा, तुम अगर मुझसे दो दो शर्त रखो कि सर एक आप चैप्टर वाइज पढ़ाओ और एक अपने मन से पढ़ाओ, तो मैं अपने मन से पढ़ाने में ज्यादा खुश रहता हूँ। क्योंकि जब मैं अपने मन से पढ़ाता हूँ ना तो मैं अपने अंतरात्मा से पढ़ाता हूँ। और जब तुम मुझे चैप्टर दे देते हो तो मैं सोचता हूँ कि अरे यार अब इसमें क्या क्या बताएं। और एग्जाम में चैप्टर नहीं आता, कोई भी चैप्टर एग्जाम में नहीं आता। एग्जाम में एक उस चैप्टर से एक प्रश्न आता है। ठीक है, तो जनरली वही बातें पूछी जाती हैं जो हम सामान्य करते हैं, मैं जनरली। ठीक है, हमारे यहाँ 2-3 बच्चे विद्यार्थी पुराने भी बैठे हैं। अक्सर मैं अपनी बातों को नोट पॉइंट में लिखवाता हूँ। जब मैं अंदर से रह नहीं पाता तो चैप्टर की बाहर की भी चीजें जब होती हैं तो उसको मैं नोट में लिखवा देता हूँ, चलो नोट में लिख लो। उस नोट का संबंध उस चैप्टर से नहीं होता है, या कभी कभी होता भी है, लेकिन उस नोट का संबंध केवल एग्जाम से होता है। और मेरी दो आदत मैंने जो अपने अंदर विकसित की वो है, एक नोट पॉइंट और एक होमवर्क। ये दो विशेष ध्यान रखिएगा जब तक मुझसे पढ़िएगा। और हो सकता है कि मैं जो नोट्स बनवा रहा हूँ उससे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में इन दोनों चीजों से आते हैं, जो मैं होमवर्क देता हूँ और जो मैं नोट पॉइंट लिखवाता हूँ। तो आप थोड़ा सा हमारे टाइप का बनिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे जैसे स्मार्ट हो जाइए, वो अलग चीज है ना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरी प्रवृत्ति है पढ़ने की वो आपकी भी हो जाए। ठीक है भैया, तो नोट पॉइंट होमवर्क पे हम विशेष काम करेंगे अपने घर पे।
आज हमको चैप्टर समझने हैं और चैप्टर समझने का जो तरीका हमने निकाला है उसको कहा जाता है गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद का मतलब होता है कि आपको पता हो कि हमको पूरा क्या पढ़ना है, पहले पूरा फिर छोटे-छोटे भाग। इसी में एक सूत्र निकल कर आता है, पूर्ण से अंश की ओर। ये गेस्टाल्टवादियों ने ही दिया है कि अगर कोई चीज समझनी है, किसी बच्चे को समझाना है, तो पहले पूरी आकृति, पहले पूरी शरीर दिखा दीजिए, फिर बताइए सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं, नाक, कान, आंख, जीभ, त्वचा, तो बच्चा ज्यादा अच्छे से समझ सकता है। देखो साइकोलॉजी कुछ करती नहीं है, साइकोलॉजी बस साइकोलॉजी का एक काम है कि आपको अंदर से सपोर्ट देती है चीजों को समझने में, सोसाइटी को समझने में, बच्चे को समझने में। मैं आपको बताऊं कि बहुत ज्यादा साइकोलॉजी तो मैंने भी नहीं पढ़ा, ना मुझे आती है। थोड़ा बहुत जितना मैंने सीखा उसका प्रयोग जब भी मैंने घर पे किया अपने भांजों के साथ तो वो सही निकला जनरली। अभी मैं एक बार चॉकलेट लेके गया तो अपनी भांजे को दिया मैंने, जो मेरा फेवरेट है, मतलब बहुत अच्छा है। अच्छा क्या मतलब, कुछ ज्यादा मतलब एक्सीलेंट है, मेरी संगत में रह करके हुआ है, अपने से नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसको मैंने चॉकलेट दिया, वो खा गया और दो रख लिया। तो मैंने कहा, उसकी छोटी बहन है, प्रिंसी नाम है, तो मैंने कहा इसको भी दे दो। तो कह रहा आज तो नहीं दूंगा इसको। तो मैंने कहा यार ये तो मतलब गलत आदत है, 5 चॉकलेट तुम लिए हो, 40-40, 50-50 वाली, मेरा 200-250 खर्च हुआ है, तो तुम अकेले खाओगे और नुकसान भी है। तो कह रहा कोई नुकसान नहीं है, मैं इसको आज नहीं दूंगा। मैंने कहा क्यों? तो कह रहा ये मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, तुमको अगर तुम्हारी बहन ही नहीं पसंद है। पिताजी क्लास में है। हम्म। हम्म। मैं आपको भेज दे रहा हूँ जो लिखा हूँ। ठीक, चलें। तो मेरे पास एक रास्ता था कि मैं उसको पहले मारता और चॉकलेट छुड़ा लेता उससे, क्योंकि मेरा पैसा था, मेरे अंदर ये आ सकता था। जैसे आजकल की मम्मियाँ होती हैं, मम्मियाँ प्लूरल है ना, मम्मियाँ प्लूरल में आता है ना, अभी हिंदी क्लास चली थी ना इससे पहले, हैं? तो जैसे मम्मियाँ होती हैं, मैं मम्मी नहीं बोल रहा हूँ कि तुम लोग वो वाली मम्मी समझ लो, कब्रिस्तान वाली, है ना? तो हमने कहा ठीक है, देयर इज अ सब्जेक्ट ऑफ साइकोलॉजी। मैंने कहा ठीक है आप खा लो। तो कह रहा है मुझे आप क्यों कह रहे हो? मैंने कहा आप खाइए, और अक्सर मेरे घर में आदत है कि जो मेरे टारगेट में है वो आपसे संबोधित होगा। ठीक है, ज्यादा इज्जत। हाँ, तो मैं पेंसिल को उठाया और ऐसे तखत पे खड़ी किया। मैंने कहा मम्मी थोड़ा सा, माता जी थोड़ा सा कपड़ा लाओ इसका अच्छा वाला। तो लेकर के आई, दी। मैंने उसका कपड़ा उतारा, तो उसको पहनाया अच्छा सा कपड़ा। तो कह रहा जा कहाँ रहे हो तुम लोग? मैंने कहा यार तुमसे क्या मतलब, ना ये तुम्हें पसंद है ना हम तुम्हें, तुम्हें ना मेरी बात माननी है, तुम अपना काम करो, हम लोग अपना। तो उसकी आंख में आंसू भर आया। तो मैंने कहा ड्रामा नहीं बेटा, ठीक है, तुम्हारा मिल गया है, हम लोग थोड़ा सा पिज्जा बर्गर जो भी इच्छा होगी वहां दुकान पे आइसक्रीम वगैरह खा के आते हैं, आप यहीं बैठो। तुरंत गया और फ्रिज से चॉकलेट निकाला, कहा बहन ये तुम ले लो। अब मेरे घर में सब हंसना शुरू किए। कह रहा बहन तुम इसको ले लो बेटी, और मैं मामा के साथ जा रहा हूँ, ठीक है। खाए पिए दोनों बराबर हुए। तो मैंने अपनी भांजी का, मैंने कहा कपड़ा उतारो, नहीं बहुत मार खाओगी, है ना? जब चॉकलेट पा गई तो कहाँ जाओगी? तो मेरे कहने का मतलब कि कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जहां उलझा जाए, जहां झगड़ा किया जाए। झगड़ा तो लास्ट ऑप्शन है ना। अभी एक बाइक वाले को थोड़ा सा मेरी कार गलती से, मेरे मैं फोन देखा, ऐसे बगल में फोन आ रहा था, मेरे पिताजी इस समय बहुत मुझे याद करते हैं, तो मैं थोड़ा सा बाइक में टच हो गए। तो मैं ही शीशा खोल के उनका गलती मेरी है। तो कहा, अरे कोई बात नहीं बेटा, होता रहता है। अब पता लगा मैं उससे
वो मुझसे, पता लगा मारपीट हो रही है, तुम लोग उधर से बैग लेके आ रहे हो। है ना? अब वो दे भना भन मारे पड़ा है हमको, है ना? फिर मैं यहाँ आया बाल वो सही करके, हैं? तो टीचर का अस्तित्व होता है ना अपना, टीचर का व्यक्तित्व होता है, टीचर का चरित्र होता है। टीचर दशहरे के मेले में बहुत नहीं जाता है, टीचर बिल्कुल शाम को घूमता-वूमता नहीं है बहुत ज़्यादा। अगर टीचर है तो, अब बना टीचर है, तो कुछ भी कर सकता है, बाहर कहेगा कि तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूँगा। उससे व्यक्तित्व थोड़ा-सा खराब होता है, ठीक है? तो टीचर बनना इतना आसान नहीं है, होना, जो आर्टिफ़िशियल टीचर हैं, वो अलग है, ठीक है? तो पूर्ण से अंश की ओर जो एक सिद्धांत आया, उसी को क्या कहा जाता है? गेस्टाल्टवाद। अब गेस्टाल्टवाद एक विचार है, तो ज़ाहिर-सी बात है विचार मनुष्य की उत्पत्ति होती है। तो इस विचार को सबसे पहले साइकोलॉजी में किसने ऐड किया? ये क्वेश्चन यूपी टेट में स्टार लगा के आता है, 5 स्टार, 5 स्टार का क्वेश्चन, कि हू इज़ द फादर ऑफ गेस्टाल्टिज़्म? गेस्टाल्टवाद का, समग्रवाद का पिता कौन है? जनक कौन है? मैकडूगल? नहीं, उसका नाम है मैक्स वर्दिमर। क्या नाम है? मैक्स वर्दाइमर या वर्दिमर। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है। जैसे तुम गलती करते तो पापा पूछते ना, अपने दोस्तों का नाम बताओ। तो यहाँ भी पूछता है कि मैक्स वर्दिमर तो मेन आदमी हो गए। इनके सपोर्ट में कौन-कौन से लोग थे? तो इनके सपोर्ट में थे, हाँ, कोहलर, और कौन था? कोफ्का, और हाँ, कर्टलेविन, जो भी आप बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक अच्छा सा क्वेश्चन आपका तैयार हुआ, बेहतरीन सा प्रश्न आपका ये तैयार हुआ कि गेस्टाल्टवाद क्या है, ठीक है? प्रश्न ये है कि सर ये गेस्टाल्टवाद मतलब होते क्या हैं? साइकोलॉजी में एक वर्ड चलता है सेक्ट्स। क्या चलता है? सेक्ट्स। SEC, क्यों कर्सिव चले जाते हो भाई? SECTS, सेक्ट्स, या इसी को कहा जाता है स्कूल। क्या कहा जाता है? स्कूल्स। यानी सेक्ट्स या स्कूल एक वर्ड में अगर हिंदी में लिखा जाए तो ये होती है विचार धाराएं, आइडियोलॉजीज, विचारधारा। तो साइकोलॉजी में ऐसी कितनी विचारधारा हैं, ऐसे कितने जनक हैं जो हमें पढ़ने पड़ेंगे। अच्छा, जब हम कहते हैं विचारधारा, तो विचारधारा का मतलब होता है समूह, व्यक्तियों का समूह। और अगर विचार कहूंगा तो एक व्यक्ति। मैंने क्या कहा? विचार, जिसे लोग कहते हैं ना ये गांधी विचारधारा के, अगर मैं 2 लाइन बोलूं कि ये गांधी के विचार हैं, तो मैं सिंगुलर हूं कि प्लूरल? सिंगुलर, प्लूरल नहीं बोला जाता। 2-3 सदी तक हमने यही काम किया कि किसको कैसे बोलें, तो प्लूरल प्लूरल बोल रहे थे, नहीं, प्लूरल, PLURAL। तो अगर मैं कह दूं ये गांधी विचारधारा के लोग हैं, तो समूह है। तो मैंने यहाँ क्या लिखा है? विचारधारा। तो यानी जिस भी विचारधारा की हम बात करेंगे उसमें अपना समूह होगा। क्या देश में विचारधारा एक है कि कई विचारधारा के लोग हैं? कार्ल मार्क्स विचारधारा के, नेहरू विचारधारा के, मोतीलाल नेहरू विचारधारा के, गांधीयन आइडियोलॉजीज, या लेफ्टिस्ट भी जो वामपंथी होते हैं वो विचारधारा, कांग्रेसी विचारधारा, बीजेपी विचारधारा, है ना सबकी अपनी विचारधारा। जैसे एक देश में विचारधारा होती है, वैसे सब्जेक्ट भी विचारधाराओं का समूह। देश इज इक्वल टू सब्जेक्ट। जैसे देश में कई विचारधाराएं होती हैं, वैसे सब्जेक्ट में भी, सब्जेक्ट एक देश है। जैसे देश में अलग अलग समूह हैं विचारधाराओं के, वैसे उस विषय में भी अलग अलग समूह होते हैं विचारधाराओं के। फॉर एग्जाम्पल, कि कुछ लोग साइकोलॉजी को आत्मा का अध्ययन मानते हैं, एक विचारधारा हो गई। कुछ लोग मन का अध्ययन मानते हैं, एक विचारधारा हो गई। कुछ लोग चेतना का, कुछ लोग व्यवहार का। तो मेरे कहने का मतलब, कुछ लोग हिंदू हैं, कुछ लोग मुस्लिम हैं, कुछ लोग सिख हैं, कुछ लोग ईसाई हैं। अंतर किस बात का है? विचारधारा का।
तुम ईश्वर को पूजते हो, वो अल्लाह को पूजते हैं, वो यीशु मसीह को पूजते हैं, ये गुरु गोविंद साहब को पूजते हैं। अंतर किसका है विचारधारा का? क्या आंखों का अंतर है? क्या शरीर की बनावट में कोई अंतर है? नहीं। ऐसा नहीं कि ईसाइयों की 3 आंखें होती हैं। नहीं, नहीं सर, सब एक ही हो, यहाँ का अंतर है बस, आइडियोलॉजी। तो ये सब मनोवैज्ञानिक हैं, जितनों का नाम मैं लिखने जा रहा हूँ, लेकिन इनकी विचारधारा अलग है। जैसे कुछ लोग जो है संरचनावाद से संबंधित है। किससे? संरचनावाद से। कुछ लोग किससे संबंधित हैं? संरचनावाद से। कुछ लोग प्रकारवाद, प्र का कोई मतलब नहीं होता, न वाद का कोई मतलब है। तो कार्य, हमारा मस्तिष्क कार्य कैसे करता है, हमारा मन कार्य कैसे करता है, हमारी आत्मा कार्य कैसे करती है, यही है प्रकारवाद, जिसमें इसका अध्ययन किया जाए। संरचना हमारे मन की, हमारे आत्मा की, हमारे बुद्धि की संरचना कैसी है, ये क्या है? संरचनावाद। अलग अलग विचारधारा है। एक कह रहा है जीजा कैसे हैं, एक कह रहा है जीजा क्या करते हैं। दोनों में अंतर है ना। एक विचारधारा है घर में कि जीजा बेहतरीन होने चाहिए, जीजू स्मार्ट होने चाहिए, भले बेरोजगार हों। एक का अन्ना एकदम करिया हो, लेकिन 1.5 लाख रुपए आता हो। अभी इसी में मैं पूछ लूं कि किस विचारधारा के हो, तो तुरंत डिवाइड हो जाओगे। बोलो। तो यही विचारधारा है, अलग अलग घर में है तो साइकोलॉजी में भी है सर। ठीक है। एक विचारधारा आती है जिसको हम कहते हैं व्यवहारवाद। इसी को तो पढ़ाया था ना। व्यवहारवाद का जनक कौन था? वाटसन। व्यवहारवाद का जनक कौन था? वाटसन। जो नेक्स्ट विचारधारा आती है वो आती है गेस्टाल्टवाद या गेस्टाल्टवादियों का समूह। और कुछ विचारधारा देखो, मुझे बताओ जरा कितने हैं। चलो अच्छा रुको। मेरे कहने का मतलब कि आप इस हेडिंग को समझे कि नहीं, इस हेडिंग का मतलब समझे कि नहीं। अब आप समझो कि इसमें कुछ व्यक्तियों का समूह होगा, जैसे मान लो 4-5 लोग, इसमें भी 4-5 लोग हैं, इसमें भी 3-4 लोग। इनके नाम आपको मैं बता देता हूं कि जैसे टिचनर है, जैसे सबसे पहली जो प्रयोगशाला खोली गई जर्मनी में, हाँ वुंट बोलते हैं या वंट, जो भी आप बोलो, विलियम वुंट ने ओपन की। ठीक है, जर्मनी लिपजिंग में। फिर वो सब संरचनावादी हैं, सब संरचनावादी हैं। फिर वो ऑफिशियल नहीं थी, ऑफिशियल किसने खोली? उनके शिष्य टिचनर ने। तो जितने भी, मेरे कहने का मतलब समझो, मैं लिखवा दे रहा हूं सब, जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, मान लीजिए कि पूरे मनोविज्ञान में 500 साइकोलॉजिस्ट हैं। कितने साइकोलॉजिस्ट हैं? अगर इनको तुम डिवाइड करोगे तो इनको स्कूल्स में डिवाइड कर सकते हो बस। व्यवहारवाद में कौन कौन से लोग आते हैं, प्रकारवाद में कौन कौन से लोग आते हैं, गेस्टाल्टवाद में, ऐसे कम से कम एट द करेक्ट टाइम मुझे पूरे नहीं आए, दिमाग में है, लगभग 7 से 8 स्कूल्स हैं। कितने स्कूल? 7 से 8 स्कूल्स हैं, अगर आप समझो तो। और 7 से 8 स्कूलों में, 7 से 8 स्कूलों में ये जो टीचर्स हैं वो 500 हैं। कोई प्रिंसिपल है, कोई टीचर है। जैसे यहाँ अभी हम लोगों ने पढ़ा, प्रिंसिपल कौन था? वर्दीमर। और टीचर इसके सहयोगी कोहलर, कोफका, कुर्टलेबिन, है ना। जो भी पढ़ो आप, आपकी इच्छा है। तो ये मेरा एक टॉपिक है। अभी मुझे यहाँ आप थोड़ा सा बाहर निकलने दीजिए। इसको मैं पूरा आपको पढ़ाऊंगा 2 क्लास में, इसको मैं पूरी 2 क्लास में पढ़ाऊंगा। और अभी इसका जो मैप मेरे मोबाइल में है, अभी मैं आपको टेलीग्राम पे भिजवा दे रहा हूँ। हाँ, व्हाट्सएप टेलीग्राम जो भी है। तो आप लोग कुछ प्रीवियस में पढ़ लीजिएगा, हमारे पढ़ाने से पहले। तो उसमें लिखा है स्कूल, प्रवर्तक, सहयोगी, स्थान, कि इसका स्थान कहाँ था, इसका स्थान कहाँ था, ये किस देश में बॉर्न हुआ, ये किस देश में बॉर्न हुआ। मेरे पास एक पूरा भी ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा उसे। तो पूरा एक चार्ट है मेरे पास। तो आप एक मैप में समझ सकते हो कि किस संप्रदाय से संबंधित कौन है।
इसको संप्रदाय भी बोलते हैं, मेरे मुंह से निकला संप्रदाय, ठीक है। इसको फैमिली भी बोलते हैं, जो भी आप समझ सको, बस एक ग्रुप समझना बस। क्या ये बात समझ में आई आपको? इसकी फोटो ले लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो आपका लिख देंगे। जैसे व्यवहारवाद के वाटसन हैं, ये प्रकारवाद के मुझे नहीं याद आ रहा है, संरचनावाद के विलियम वुंट हैं, और उधर गेस्टाल्टवाद के बर्दीमर हैं। फंक्शनलिज्म के कौन है, जरा चेक करो एक बार। व्यवहारवाद के इसके प्रकारवाद के जनक शायद पंपोनॉजी है क्या? ठीक है, सर्च कर लो एक बार, मुझे बताओ, थोड़ा सा हेल्प करो मेरी। अच्छा, याद आ गया, याद आ गया, विलियम जेम्स, जेम्स सली, विलियम वुड, तीन लोग, तीनों का नाम याद आ गया। विलियम जेम्स, और इसी में है जेम्स सली, जेम्स सली, और एक है विलियम वुड। आप नाम पढ़िए तीनों। ये इतना नहीं दिया है, केवल एक जनक दिया है, ये तीन लोग। ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें याद आ गया, ये तीनों लोग हैं। आप तीनों को लिख सकते हो, ठीक है। एक मेन है और बाकी सहयोगी है। हाँ, विलियम जेम्स मेन है। एक्चुअली हम लोग भी बहुत पुराना पढ़े हैं ना, तो दिमाग में कभी कभी नाम नहीं आता, जैसे हिंट मिलता है तो आ जाता है पूरा दिमाग में। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये हमारा जो टॉपिक है, ये भविष्य का एक टॉपिक है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसके फायदे क्या होते हैं सर, थोड़ा सा पढ़ा देने के। अब जब हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, तो ये चीज आपके लिए नई नहीं होगी। ये एक साइकोलॉजी टर्म है कि मैं आपको परिचय देके छोड़ देता हूँ, इंट्रोडक्शन देके छोड़ देता हूँ, ताकि जब दोबारा कभी इस टॉपिक पे मुलाकात हो हम लोगों की, तो आपको इंटरेस्ट रहे कि यार कोई मतलब वही चीज है जो एक बार हम समझे। बात क्लियर है? तो कुछ चीजें आज आप जान गए, जनक, इसका मतलब कितने हैं, बाकी जब हम नेक्स्ट डे में आएंगे तो इसको भी कर देंगे पूरा, ठीक है। ओके, तो सर स्कूल से संबंधित पूरे मनोवैज्ञानिक हैं, तो मैकडूगल भी किसी न किसी से संबंधित होगा, देखना पड़ेगा। जीन पियाजे भी किसी न किसी से संबंधित होंगे, वाइगोत्स्की भी किसी न किसी से संबंधित होंगे, पूरे मनोवैज्ञानिक किसी न किसी स्कूल से संबंधित हैं। और अगर वो स्कूल से संबंधित नहीं हैं, तो वो किससे संबंधित होंगे? या तो किससे संबंधित होंगे, लेकिन जनरली सब स्कूलों में आ जाते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है। देखो, हर व्यक्ति किसी न किसी फैमिली से आता है ना। अच्छा बताओ, या तो तुम हिंदू हो, या तो मुस्लिम हो, या तो सिख हो, या तो ईसाई हो, या तो पारसी, या तो मंगोलियाइड मंगोल से आए हो, या तो चाइना के हो ना किसी न किसी फैमिली से। तो ऐसा कोई मनोवैज्ञानिक नहीं है जो किसी संप्रदाय से जुड़ा ना हो, चाहे वो संरचनावादी हो, चाहे वो प्रकारवादी हो, चाहे वो व्यवहारवादी हो, चाहे वो गेस्टाल्टवादी हो, वो कुछ ना कुछ होता है। क्या ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, आइए। तो प्लीज, तो जो विकास है, एक टॉपिक ये है जिसमें हमको मुख्य रूप से 5 चीजें पढ़नी है। जैसे सबसे पहला इसमें हम लोगों को पढ़ना था संज्ञानात्मक विकास। सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना था संज्ञानात्मक विकास। हो गया, 3 लोगों ने पढ़ा, जीन पियाजे, वाइगोस्की, ब्रूनर। फिर उसके बाद हम लोग किस पे काम किए? संवेगात्मक विकास पे। लगभग हो गया है, कुछ वन लाइनर्स मैंने उस दिन कहे थे आपको लिखवाने के लिए। फिर हमको काम करना है किस पे? भाषा विकास पे। फिर हमको काम करना है किस पे? नैतिक विकास पे। तो ये 4 चैप्टर, शारीरिक विकास पे काम नहीं करना है, सामाजिक विकास पे काम नहीं करना है, ठीक है, 2 छोड़ देने हैं, बाकी इस पे हमको काम करना है। तो विकास के 2 चैप्टर हुए हैं अभी तक, कौन कौन से? एक संज्ञानात्मक, एक संवेगात्मक, हमें 2 बाकी है अभी। जैसे ही ये पूरा हो जाएगा, इस टॉपिक पे हम लोग ताला लगा देंगे, डन। उसके बाद हम लोग साइकोलॉजी के पार्ट बी पे आएंगे। पार्ट ए ये है, फिर हम लोग किस पे आएंगे? पार्ट बी पे। अब पार्ट बी में कम से कम 10 लोगों, पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर, कर्टलेविन, और बढ़ते चले जाओ,
लगभग 10 से 12 लोगों की थ्योरी आपको पढ़नी है। 10 से 12 मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत आपको पढ़ने हैं अधिगम में। अधिगम के तत्व पढ़ने हैं जो उस दिन पढ़ाए थे, उद्दीपक, अनुक्रिया, अभिप्रेरणा और पुनर्वलन, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, मोटिवेशन और रीइंफोर्समेंट। तो अधिगम मैं लगभग, मेरे हिसाब से मैं 10 से 15 क्लास में पढ़ाता हूँ, क्योंकि लंबा है, बहुत ज़्यादा है। इसको पढ़ने के बाद आपका साइकोलॉजी 70% क्लियर हो जाती है। संज्ञान भी इसी में पढ़ाएंगे, संवेग भी इसी में पढ़ाएंगे कि शिक्षा के समय संवेग क्या मायने रखते हैं। अगर आप गुस्से में हो तो हम कुछ भी पढ़ाएं आप नहीं सीख सकते हो, लेकिन अगर आप खुश हो, अच्छा खाना खा के आए हो, माइंड से ठीक हो, तो मैं जो पढ़ाऊंगा वो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। यानी ज्ञान और संवेग का क्या संबंध है, संज्ञान और संवेग एक टॉपिक आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, संज्ञान व संवेग का आपस में क्या रिलेशन है। ये पति पत्नी है, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। संवेग अगर डैमेज है तो संज्ञान डैमेज, संज्ञान डैमेज है तो संवेग डैमेज। तो आता है ये दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं कि एक दूसरे के पूरक हैं, इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, यानी एक दूसरे के पूरक हैं। सिक्के के दो पहलू, एक पहलू खराब हुआ तो सिक्का नहीं चलेगा, यानी कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, एक दूसरे पे निर्भर, जो आपने इंग्लिश में बोला था वही, ठीक है। तो पूरक प्रश्न जैसे, सॉरी पॉलिटी मत ले जाओ, ठीक है। तो अधिगम समझ में आया। तो अधिगम में हम लोग मेन किसको किसको पढ़ेंगे, हम लोग किसको पढ़ेंगे, पावलोव को, हम लोग किसको पढ़ेंगे, स्किनर को, हम लोग किसको पढ़ेंगे, थॉर्नडाइक, ईटीसी, ठीक है, डन। फिर इधर आ जाइए आप, फिर प्रयास में आ जाएंगे हम लोग। प्रयास में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, आरटीई 2009। फिर क्या पढ़ेंगे, ये 2005 नहीं, इसके पहले भी आए हुए, 1975, 1988, 2000, फिर ये, ठीक है। फिर एनईपी इससे पहले भी आई हुई है, लेकिन मेनली इसी को पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है, समावेशी शिक्षा में सब आता है, जो कुछ भी छूटा है इन दोनों से वो सब किस में आता है, समावेशी शिक्षा में। और संप्रदाय वगैरह तो हम पढ़ाएंगे ही आपको। ये है तुम्हारी पूरी साइकोलॉजी। पहले आप पूरी समझ विकसित करिए, फिर आप चैप्टर वाइज काम करिए, तो चैप्टर समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, क्या ये बात दिमाग में आपके है। इसकी फोटो खींचो, फिर मैं चैप्टर पढ़ाना शुरू करता हूँ। कोहलर लिखा ही कहाँ हूँ, कोफका, कोफ्ता नहीं, कोफका। तो क्या एक गेस्टाल्ट अंडरस्टैंडिंग आप में आई कि नहीं, समग्र, समग्र का मतलब पूर्ण। अब हम किस पे काम करेंगे, अंशों पे, अंशों मतलब चैप्टर्स पे। ये साइकोलॉजी कहती है कि बच्चे को पहले पूरी कहानी सुना दो, फिर उससे क्वेश्चन पूछो। आप उसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हो, कहानी बाद में करते हो, तो ये गलत है, ये इससे नहीं सीखा जा सकता है, ठीक है, ओके। आप मुझे खरोच रही हो, ठीक है। इसी में है, इसी में आता है शिक्षण कौशल। क्या आता है, और शिक्षण कौशल में हम आपको 4 चीजें पढ़ाएंगे। कितनी चीजें, 4। एक तो शिक्षण सूत्र पढ़ाएंगे, आई शिक्षण विधियां पढ़ाएंगे, और फिर शिक्षण के सिद्धांत पढ़ाएंगे, और इसी के नाम से एक और हेडिंग पढ़ाएंगे, शिक्षण कौशल। जैसे सबसे बेहतरीन कौशल होता है शिक्षक का हाव भाव का प्रदर्शन। आप हमारे शब्दों से तो पढ़ रहे हो, लेकिन आप मेरे शरीर से भी पढ़ रहे हो। जरा इमेजिन करो कि मैं जैसे पढ़ाने जा रहा हूँ, आज हम लोग बात करेंगे कोहलर के बारे में, तुमको लगेगा पागल हो, अंबुजा खा के आए हो, सरिया वरिया लगी है। यानी मेरे जो एक्सप्रेशंस हैं, जो मेरे हाथ पैर हैं, वो भी तुम्हें पढ़ा रहे हैं, अगर तुम समझो तो।
ठीक है? बोर्ड से कैसे खड़े होने हैं, बोर्ड से कितने एंगल पे खड़ा होना है, ये सब 19वीं सदी में पढ़ के आए हैं। दूसरा स्किल, एक शिक्षक के पास अनेक विधियाँ होनी चाहिए पढ़ाने की। एक शिक्षक के पास उदाहरण बहुत होने चाहिए। उदाहरणों का भंडार होता है एक शिक्षक। जिसके पास उदाहरण कौशल नहीं है, उसके पास ज्ञान नहीं है। मान लीजिए कोई हमने उदाहरण दिया, बच्चा नहीं समझ पाया, अब हमारे पास दूसरा हो, नहीं समझ में आया, तीसरा हो। जैसे कपड़ा की दुकान पे जाते हो ना, एक नहीं पसंद आता तो लो मैम, ये वाली साड़ी देखो, लो मैम। लेकिन तुम सीखने के मूड में हो, तुम लेने के मूड में हो साड़ी, ये नहीं 20 तो खुलवाने वाले जा रहे हैं, है ना? मैं 20 विधियाँ पढ़ा दूँ, तुम कह दोगे नहीं सर, आज मज़ा नहीं है, कल आते हैं, है ना? तो वो आपके ऊपर है। फिर भी दुकानदार कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मेरा तो काम ही है इस तरीके से पढ़ाना, ठीक है? तो आपका जो प्रश्न है, वो इसमें आता है, ठीक है? शिक्षण कौशल में कि किस विधि से पढ़ाएँगे, किस सिद्धांत से पढ़ाएँगे, सूत्र, 10 सूत्र बताएँगे आपको। तो आप जो सूत्र बोल रही हैं, वो अलग है, ठीक है? सरल से कठिन की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। फिर आपने क्या बताया था? ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। हाँ, तो मैं पढ़ाऊँगा तुम्हें, ठीक है? ऐसा मत समझो कि मेरे पास 2, 4, 5 महीने का अनुभव है। ठीक है? 2016 से मैं पढ़ा रहा हूँ, 2016 से, ठीक है? शायद मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था, मैं तब से पढ़ा रहा हूँ। और ट्यूशन से जीवन शुरू हुआ था, स्कूल तक गए थे। 8 घंटे पढ़ाने के बाद ₹2300 मिलता था, महीने का, ठीक है? तो बच्चों को हमने इतना समझाया है ना, जितना उसके माँ-बाप भी समझे नहीं होंगे। बच्चा मतलब, मैं मतलब स्कैनर बच्चे का। बच्चे मुझे मेरे से दाएँ-बाएँ चले जाएँ, इम्पॉसिबल। अब बच्चों के साथ-साथ अब जैसे-जैसे थोड़ा-सा अनुभव बढ़ रहा है, बुजुर्ग भी टारगेट हो रहे हैं। ठीक है? क्योंकि मैं उनको बच्चे में देख लेता हूँ कि ये बच्चे में कैसे रहे होंगे, तब ऐसे हुए हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? ओके, चलिए। आज मेरा जो टॉपिक है, वो है नैतिक विकास। ठीक है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? पूजा, आगे बढ़ें? ओके। तो आज मेरा जो टॉपिक है, एक पेज छोड़ दीजिएगा उसके लिए। अगर कोई नोट्स बना रहा होगा, तो संवेगात्मक विकास के लिए जो मैंने कुछ वन लाइनर्स बोले थे, उसके लिए एक पेज, मतलब दोनों पन्ना, आई डोंट नो यार, पेज पन्ना है ना? हाँ, दोनों तरफ छोड़ दो बस। तो बहुत पहले एक कहानी चलती थी कि मनुष्य का जन्म जानवरों से हुआ है कि नहीं? आप तो सहमत हो कि नहीं? अच्छा, कभी-कभी वो जानवर के गुण बीच-बीच में आ जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं, तुम भूल नहीं सकते कि हम जानवर से नहीं आए हैं। वो बीच-बीच में असर, हाँ, तो जैसे मान लो सिंपली पूछो कि भैया, हाँ, ठीक है? तो तुम्हें लगेगा कि अरे यार, हद है, हम तो आदमी की तरह पूछ रहे थे, हैं? चलो, नैतिक विकास, नैतिक विकास, इसको क्या बोलते हैं? मोरल डेवलपमेंट। बात नहीं प्लीज, आओ पढ़ाओगे? मोरल डेवलपमेंट, जिसको क्या बोलते हैं? नैतिक विकास, ठीक है? एक बात आप बहुत अच्छे से समझ लेना कि दो कॉन्सेप्ट होते हैं आपके जीवन में। आपके जीवन में दो बातें होती हैं। कोई विषम परिस्थिति आई, कोई सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं है, आपके अपोजिट है। विषम परिस्थिति में दो चीजें होती हैं। एक, आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या करना, क्या दोनों में अंतर है कि नहीं? हमारे घर के किसी व्यक्ति को किसी ने गोली मार दिया, मैं चाहता हूं कि उसके पूरे घर को गोली मार दो। ये मेरी इंडिविजुअल सोच है बदला लेने की।
तो ये तो पहला प्रश्न हो गया कि आप क्या चाहते हैं। मैं चाहता हूं पूरे घर को मारना। लेकिन एक प्रश्न ये है कि मेरे घर में और भी 10-12 लोग, और आपको क्या करना चाहिए। ये दो अंतर, जैसे अभी आप यहाँ से जाओगे तो आपके सामने दोनों चीजें होंगी कि बैग रखने के बाद आप क्या चाहते हैं और आपको घर पे पहुंच के क्या करना चाहिए। सुबह उठते हो तो आपके पास दो चीजें हैं, आप क्या चाहते हैं और क्या करना चाहिए। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? ये बहुत बारीक अंतर है दोनों में। मोरल कौन है सर? जिसके सामने सही लगा है वो, जिसके सामने गलत लगा है वो। इसका मतलब मैंने गलत लगाया ना, ये गलत है, ये गलत हो सकता है, लेकिन सही क्या है, क्या होना चाहिए। ये इन दोनों में अंतर ही क्या कहलाता है? नैतिक विकास। जिस व्यक्ति का नैतिक विकास नहीं हुआ है, सर नैतिक विकास की और क्या पहचान है? नैतिक विकास की एक सीधी सी पहचान जो मैं निकाला हूं किताबों से बाहर, वो है बी गुड। अच्छा होना। सर कैसे अच्छा होना? चरित्र से। सर कैसे अच्छा होना? गुणों से। सर कैसे अच्छा होना? आदतों से। सर कैसे अच्छा होना? अपने कार्य में। और कैसे अच्छा होना? अपने व्यवहार में। और कैसे अच्छा होना? अपनी सोच में। और कैसे होना? अपने विचार में। और कैसे होना? अपने निर्णय में। इतनी चीज, इतना आसान टॉपिक थोड़ी नहीं है जो जो तुम्हारे यूट्यूब वाले पढ़ा के चले जाते हैं। नहीं सर, सब्जेक्ट वो जो जीवन के भी काम आए और एग्जाम के भी काम आए। ऐसा क्या पढ़ाना जो केवल एग्जाम के काम आए? एनसीएफ 2005 यही तो कहता है ना कि एग्जाम ओरिएंटेड मत पढ़ाइए बच्चों को, जीवन ओरिएंटेड पढ़ाइए, लाइफ में जो काम आ सके ओरिएंटेड। ठीक है सर, बैठे हैं मंदिर पे, हमारी कल्पना में सामने खड़ी लड़की दिख रही है, एक तरफ हनुमान जी एक तरफ लड़की, और बिल्कुल हाथ जोड़े हैं। मोरलिटी नहीं, मोरलिटी, मोरल से बना मोरलिटी, और नैतिक अलग है, नैतिकता अलग है। दो शब्द हैं, एक क्या है नैतिक और एक क्या है नैतिकता। नैतिक मतलब कोई एक कार्य, और जब कार्यों का पूरा समूह हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? तो ये सिंगुलर, ये प्लूरल, ऐसा समझ सकते हो आप कुछ कि अगर आप कोई एक काम अच्छा करे हो तो बड़ा नैतिक व्यक्ति है, लेकिन आपने जीवन में अच्छे काम किए हो तो आपके जीवन में नैतिकता भरी हुई है। यानी आप कोई एक काम नहीं बल्कि सारे काम अच्छे करते हो। मेरा प्रश्न ये है कि क्या जन्म से ही तुम्हारे अंदर नैतिकता होती है? क्या जन्म से ही नैतिकता होती है? नहीं, तो तुम अनैतिक होते हो। एक शब्द है नैतिकता, एक शब्द है नैतिक, और एक शब्द है अनैतिक। बताइए, जन्म से आप क्या होते हो? अच्छा, जन्म से आप क्या होते हो? अनैतिक, यानी कैरेक्टरलेस। हाँ, अनैतिक का मतलब क्या हुआ? अनैतिक का एक सीधा सा मतलब हुआ, ये क्वेश्चन मेरे सामने नहीं है, ये क्वेश्चन है सबसे पहला व्यक्ति किसके सामने? हमने इनको क्यों टोका? इसीलिए टोका भाई साहब को कि इन्होंने डायरेक्ट किसकी बात की? कोहलबर्ग की। और अगर ये डलहौजी के समय होते तो इनका पूरा राज्य हड़प लिया गया होता अब तक। और अगर ये वेलेजली के समय होते तो इनके साथ सहायक संधि हो चुकी होती कि आज से आपके साम्राज्य में मेरी सेना रहेगी। हैं? वॉरेन हेस्टिंग के समय होते तो घेरे की नीति, इनको घेर लिया जाता। लेकिन वो चले गए ना वो तीनों, हमारे समय में है, इसलिए ज्यादा कुछ हुआ नहीं। बहुत अच्छी बात है, हमें आता तो सब है, लेकिन हम बताते उतना ही हैं जितना मेरे ऑफिसर्स पूछते हैं, जितना मेरे माता पिता हमसे पूछते हैं।
ठीक है, ओके। तो अभी कोई महत्व नहीं है, देयर इज नो रोल, स्टार्टिंग में कोई रोल नहीं है इनका। ये फॉलोअर हैं जीन पियाजे के। जीन पियाजे ने 1940 में अपनी किताब लिखी जिसका नाम था द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। क्या नाम था? द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। ये किसी किताब है? जीन पियाजे की। यानी मोरल डेवलपमेंट में सबसे पहला काम किसने किया? जीन पियाजे ने। बाद में जीन पियाजे का फॉलोअर है ये कोहलबर्ग। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। तो जीन पियाजे साहब ने कहा कि बच्चा ना तो जन्म से नैतिक है ना तो अनैतिक। यानी बच्चा क्या है? गैर, एक नया शब्द लाए वो। ना तो ये मेरा मित्र है ना तो ये मेरा शत्रु है, ये कोई अजनबी है। ठीक है। तो बच्चा ना तो नैतिक होता है जन्म से ना तो अनैतिक। वो जो भी करता है, नैतिकता या अनैतिकता, उसको जानकारी नहीं होती है कि क्या नैतिक है क्या अनैतिक। यानी ये गैर नैतिक। ये क्या हुआ? गैर नैतिक। जीन पियाजे ने कौन सी पुस्तक लिखी? द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। इस मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड में इन्होंने कहा कि बच्चे के 3 स्टेजेस होती हैं। कितनी? बच्चा 3 स्टेजेस में अपनी नैतिकता को सीखता है। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि 3 स्टेजेस कौन-कौन सी हैं? वो मुझे लिखवाना है। ठीक है। और अच्छे से समझना है कि नैतिकता क्या है? तो सही और गलत की पहचान। जिस व्यक्ति को नहीं है वो नैतिक नहीं है। आत्म केंद्रित न होकर के समाज केंद्रित होना। आत्म केंद्रित न होकर बल्कि कैसा होना? समाज केंद्रित। ये नैतिकता है। हमको क्या पसंद है हम वो क्यों पहनेंगे, समाज में क्या पहनना चाहिए वो हम पहनेंगे। क्या हमें करना पसंद है वो हम अभी नहीं करेंगे। समाज के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए वो हम करेंगे। आपने अक्सर कुछ लोगों को देखा होगा रील्स में, वीडियोस में, या जनरली इस चौराहे पे उस चौराहे पे, उनको कोई फर्क नहीं है कि सोसाइटी क्या चाहती है। मैं नेगेटिव नहीं बात कर रहा हूँ कि सोसाइटी तो सती प्रथा भी चाहती थी। तो आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट नेगेटिव एस्पेक्ट्स। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की। माता पिता ने कुछ नियम बनाए होंगे तो सुरक्षा के लिए ही ना। अगर मम्मी ने कहा कि छत पे ना जाना तो इसका मतलब छज्जा नहीं बना है। अब तुम कह दो कि नहीं हम छत पे जाएंगे, फिर छज्जे से नीचे आएंगे, तो ये तुम्हारी दिक्कत है, ये मम्मी की दिक्कत नहीं है। तो समाज हमारा माता पिता है, अच्छे लोग समाज के, गरे बुरे और गंदे लोग नहीं। समाज के अच्छे लोग मेरे माता पिता हैं। उन्होंने कुछ नियम कानून बनाए होंगे कि सड़क के बाएं तरफ चलना तो बाएं चलो, सड़क पे ज्यादा स्पीड में मत चलना तो मत चलो, या बहुत से रीति रिवाज बना के रखे हैं हमने। तो नैतिकता क्या है सर? ऐसा बच्चा जो रीति रिवाजों को माने। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता सावधान खड़ा हो गया है। नहीं खड़े होंगे तो हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा आपको। आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आपके अंदर से नैतिकता बिगड़ जाएगी बस। इतना सोच के रखना। हालांकि जनगण मन का अपना कहानी है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के लिए नहीं लिखा था, वो किसी और के लिखा था, मैं आपको बताऊंगा। हाँ, तो साइकोलॉजी की क्लास है। तो मेरे कहने का मतलब कि आपको सही गलत की पहचान हो, आपके अंदर अच्छी आदतें हों, आपके अंदर अच्छे गुण हों। जैसे मैं तुम्हें बताऊं एक छोटी सी बात, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। जैसे मेरी भाभी हैं, घर में सब लोग हैं, या कोई भी रहे, तो मैं पिताजी का तो नहीं, मम्मी का पैर में सुबह उठ के छू लेता हूँ। तो मेरी मम्मी अक्सर मतलब सबसे बताती हैं, ये चाहे जितना बड़ा हो जाए, लेकिन सुबह अगर यहाँ घर पे है तो पैर छुए। अच्छा बताओ, पैर छूने से मेरा क्या हो गया? कुछ नहीं। पिताजी पता नहीं कहाँ रहते हैं, हम उनको दौड़ाएं पैर छूने के लिए। अक्सर वो सुबह सुबह निकल जाते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है। अच्छा, मेरी आदत है कि हम बहू तो है नहीं कि जब आओ तब पैर छुएंगे।
जो मिला हाफ नैतिकता। नहीं, 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 ऐसा नहीं है, नहीं रहते तो मम्मी का पैर छू लिया। अब उसका एक परिणाम बड़ा अच्छा हुआ, संस्कार ही उनका ही नहीं, अच्छा तो हूँ ही नहीं। एक उसका मैंने परिणाम देखा कि मैं कहीं फँसता ही नहीं हूँ। अगर कहीं थोड़ी-सी भी प्रॉब्लम आई तो ज़रूर कोई न कोई साथ में आ गया या वहाँ से निकल गए। आज तक मुझे पुलिस वाले कभी चालान किए ही नहीं। प्रदूषण कागज़ नहीं था, 10,000 का चालान हो रहा था। मैंने कहा सर देख लीजिए अपने हिसाब से। कहा कि क्या करते हैं? मैंने कहा पढ़ाते हैं यूट्यूब पे। तो कहा अच्छा। हमने कहा आपके शहर में पहली बार आए हैं लखनऊ में, जबकि मुझे 2 साल रहते हुए हो गया था। कहा ठीक है, 10,000 का चालान है प्रदूषण का, फोर व्हीलर का, लेकिन चालान नहीं हुआ। हमारे वर्ड्स अच्छे हैं, हमारे बात करने का तरीका उनको अच्छा, मैंने रिस्पेक्ट दिया, ये नहीं कहा कि लो बात करो, तुम्हारे पापा से बात करो। पापा का भी चालान करेगा, तुम्हारा भी। ठीक है, इसलिए आप गलत हो ना, तो आप उनकी रिस्पेक्ट करो। ऐसा क्या बिगड़ जाएगा वो चालान नहीं करेंगे तुम्हारा तो? तो मेरे कहने का मतलब ये मम्मी का आशीर्वाद ही कहीं न कहीं तुम समझो कि कहीं भी नुकसान होना नहीं, ठीक है? ये होता है। तो ये चैप्टर है इसलिए ऐसा बता रहा हूँ, नहीं तो कोई मतलब विशेष महत्व नहीं है कि मैं श्रवण कुमार हूँ, हैं? तो नैतिकता का मतलब क्या है सर? सही गलत की पहचान। नैतिकता का मतलब क्या है सर? देखो चरित्र तो सबका खराब होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई बिल्कुल चरित्रवान है, लेकिन कितना खराब है। हमको छींक आती है दिन भर में 1 बार, 2 बार, कोई बगल में बैठा छींक ही रहा है कंटिन्यू, तो दोनों को छींक आ रही है ना। देयर इज़ अ डिफरेंट ऑफ परसेंटेज। तो चरित्र किसका कितना खराब है। वो जो संघर्ष, तूफान, तनाव की एज होती है, उसमें हर व्यक्ति थोड़ा-सा गलत होता है। ठीक है, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कौन उसी में लिप्त हो गया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो कौन सा व्यक्ति उसी में लिप्त हो गया, वो अपनी नैतिकता खो दिया। ठीक है, किसके गुण अच्छे हैं, जैसे कुछ लोग बड़े स्वीट होते हैं बात करने में, लेकिन वो अंदर से इतने भयंकर होते हैं, इतने भयंकर कि तुम इमेजिन, मेरा तो अच्छे-अच्छे लोगों से पाला पड़ा है। ऐसे-ऐसे टीचर्स मेरे साथ पढ़ाते थे कि मतलब जाएँ तो त्रिपाठी सर, ये वो हाथ-पैर मिलाना, लेकिन ऐसा घात करते थे, ऐसा नेगेटिव होते थे कि मेरी इमेजिनेशन से परे। ठीक है सर, कर लीजिए आप वहीं हो जहाँ जैसा करते थे। ठीक है, आदतें, बिल्कुल आपकी हैबिट्स अच्छी हों, मॉर्निंग में उठना, थोड़ा-सा अपने-अपने भगवान की पूजा-पाठ करना, हैं? थोड़ा-सा ब्रश-वश करना 2 दाँत में, बाकी पूरा नहीं, है ना? बच्चों को सिखाया जाता है ना मोरलिटी, मोरल वैल्यूज़ बच्चों को सिखाई जाती है। तो तुम्हारी मोरल वैल्यू थोड़ी ना पढ़ाएँगे हम, बच्चों की पढ़ाएँगे ना इसी क्लास में। ठीक है? मम्मी-पापा की मोरल वैल्यू थोड़ी ना पढ़ाने में आए हैं हम। क्या लिखा है यहाँ पे? द मोरल जजमेंट ऑफ द पेरेंट्स नहीं, चाइल्ड लिखा है ना, तो हम चाइल्ड की तो बात करेंगे। नेक्स्ट क्या है सर? व्यवहार, कार्य, कार्य बहुत अच्छे हों सर आपके। आपका मतलब वर्क इतना अच्छा हो कि आप रोज़ सीढ़ी पे चढ़ो, मतलब प्रोग्रेस करो कि आज मेरा इतना कंटेंट तैयार था, आज कितना तैयार हुआ, आज कितना तैयार हुआ। एक समय ऐसा ज़रूर आएगा जब आप 100% पे पहुँचोगे और एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करना मतलब बिल्कुल हलवा, जिसको नॉलेज है उसको, नहीं है तो फिर पहाड़ जैसा दिखेगा। रोज़ एक एक व्यक्ति था, आज मैं मोरल मूड में भी हूँ। एक व्यक्ति था जिससे पूछा गया कि आप हर साल एक नॉवेल कैसे लिखते हो? तो उसने कहा, मैं हर साल लिखता ही नहीं हूँ। मैं रोज़ शाम को अपने जीवन का एक पन्ना लिखता हूँ, अनुभव, और साल भर में उस अनुभव को मैं ऐड कर देता हूँ। 365 पेज की एक नॉवेल बन जाती है मेरी। मैंने उसको पढ़ा जब, तो मुझे लगा कि यार मैं तो नॉवेल नहीं लिख सकता, लेकिन इसको मैं दूसरे तरीके से अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे आज भी मैं 1 पेज की नोट्स रोज़ बनाता हूँ। चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे जितने सब्जेक्ट का मुझे काम है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, 1 पेज मेरे जीवन का सिद्धांत है। A4 साइज़ का पेपर लाया हूँ और एक पन्ना जहाँ तक भर पाएँगे, वहीं पे रोक के डेट डाल देते हैं। अब मेरे पास जो भी नोट्स तुमको चाहिए, लगभग बनी हुई है, और इकट्ठा नहीं बनाता कभी। 1 पेज, हिंदी की 1 पेज, जीएस की 1 पेज, इंग्लिश की 1 पेज। उस व्यक्ति को पढ़ने से मैंने एक चीज़ सीखा,
कि सर एज एनी हाउ एनी रेट मुझे एक पन्ना तो पढ़ना है कुछ भी, और अच्छे से लिख के पढ़। अब बताओ, क्या मैं 60 दिन बाद, 90 दिन बाद, 120 दिन बाद जब मैं ये कर लूंगा, तो क्या मेरा कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होगा कि नहीं? ज्यादा नहीं पढ़ना है सर, 3 सवाल रोज लगाना है। एक नदी है अमेजन, यू नो, विश्व की सबसे लंबी नदी, ठीक है। सबसे लंबी कौन सी? नील, ठीक है। तो अच्छा, हाँ, वेरी गुड। वाटरफॉल के मामले में सबसे बड़ी है अमेजन, मतलब सबसे ज्यादा उसमें। हाँ, तो जो नील नदी है या अमेजन जो भी है, वहां से जो पानी गिरता है वो थोक में नहीं गिरता कि बड़ी मात्रा में गिरता हो, एक पतली सी धारा के रूप में गिरता है, और वो आज हजारों सालों से गिर रहा है। विश्व की सबसे बड़ी नदी का एक कारण है कि उसका कंटिन्यू थोड़ी सी मात्रा में वाटर का गिरना। तो अगर हम अपने लाइफ में थोड़ा सा, इतना सा रोज पढ़ें बस, ऐसा कोई भी दिन, शादी भी हो आपकी, शादी भी हो जिस दिन आपकी, उस दिन भी आप मोबाइल में अपने कार में बैठ के शेरवानी वरवानी पहन के प्रस्तावना बलिसामा संविधान संशोधन, प्रसन्न हो जाएंगे तुम्हारे भगवान, गाड़ी के सामने प्रकट हो जाएंगे। मांगो एसडीएम सर, तथास्तु। रिजल्ट आया एसडीएम सेलेक्ट, कंटिन्यूटी। थॉर्नडाइक मेरा फेवरेट साइकोलॉजिस्ट है, थॉर्नडाइक मेरा फेवरेट है। अब क्यों है मैं आपको समय के साथ बताऊंगा, क्योंकि वही कहता है कि निरंतरता के बिना अधिगम नहीं हो सकता। सही समय पे सही सब्जेक्ट रोजाना, 7 से 8, अगर हिस्ट्री है तो 7 से 8, 6 महीने तक हिस्ट्री रहेगी। और अगर गैप हुआ तो फिर आप विद्यार्थी नहीं। आप पूरे दिन घूम के आओ, पूरे दिन चाहे जहां रहो, मैं कभी नहीं पूछूंगा। लेकिन अगर तुम 20 मिनट की पॉलिटी की शेड्यूल बनाए हो, 8 से 8:20, और आज तुम 6 महीने से पढ़ रहे हो लिख के, तुम मेरे निगाह में सबसे अच्छे विद्यार्थी हो, मात्र 20 मिनट पढ़ के। वो नहीं जो 5 घंटे पढ़ा, 6 महीने से पढ़ ही नहीं रहा है। सर ये क्या है? अच्छे कार्य, व्यवहार, सोच। हाँ, मुझे याद नहीं आ रहा है इस समय करेक्ट। एक कोई भारत के दार्शनिक हैं, आप सर्च करना, ये सेंटेंस मुझे सही याद है, नाम नहीं याद है। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम बुरा सोच लिए तो तुम उससे ज्यादा अपराधी हो जिसने बुरा किया है। चार्वाक या कोई ऐसे था, संस्कृत में लिखा है उन्होंने, अभी मत सर्च करो, संस्कृत में दोहा लिखा है, मैं हिंदी बता रहा हूं। लिसन, कि अगर आप गलत सोच भी लिए, आज तुम लोगों को साधु नहीं बनना है अगर तुम्हारे दिमाग में गलत आ भी रहा है, जैसे फला व्यक्ति ने चैन पहना है और आपने चाय पी रहे हैं बैठ के, छीनने गया इसका, छीने नहीं ना लेकिन आपने कह दिया ना, बस आप उतने ही अपराधी हैं जितना छीनने वाला, अकॉर्डिंग टू फिलॉसफी। किस पे बल दिया गया? अच्छा, क्योंकि आज आप नहीं छिनाए हो, लेकिन बारात में गए किसी के यहाँ, घर में सब जयमाल देखने चले गए, तुमने देखा चैन रखी है, आज तुम्हारा जो अनैतिकता है ना वो 100% पे है। कौन देख रहा है ना? क्योंकि विचार अगर मजबूत होते चले गए तो वो काम तुम करने लगते हो। मंदिर में भी चुगली कर देते। अरे तो मंदिर क्या चीज है? अनैतिक लोगों के लिए मंदिर मस्जिद कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो सोच, विचार, कल्पना, निर्णय, अगर ये बेहतरीन करना है, मैं ये नहीं कहता ये 100% हो जाएगा, लेकिन ये परसेंटेज तो अच्छा हो सकता है ना इसका, ठीक है। दैट इज मोरल डेवलपमेंट। हमारा प्रश्न ये था कि क्या बचपन से ही हमारे अंदर मोरल डेवलपमेंट होता है, तो जवाब आएगा नहीं। लेकिन क्या हम बचपन से अनैतिक होते हैं? क्या हम बचपन से नैतिक होते हैं? जीन पियाजे का जवाब है कि बच्चा जन्म से गैर नैतिक, उसको नहीं पहचान है कि क्या सही है और क्या गलत है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आप हेडिंग बनाओ, जीन पियाजे का नैतिक विकास, जल्दी से। तो तीनों स्टेज में लिखवा दूं, बस नाम, नाम पूछता है बस। जीन पियाजे का नैतिक विकास सिद्धांत, जीन पियाजे का नैतिक विकास सिद्धांत।
जीन पियाजे का नैतिक विकास सिद्धांत। और ये बुक का नाम लिखिए 1940। लिख लिया? लिखो। जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत को मुख्य रूप से 3 भागों में या 3 अवस्थाओं में, मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में विभाजित किया। बोले? पहला है विषम विधिक नैतिकता। पहला है विषम विधिक नैतिकता। अन्य नाम लिखिए। अन्य नाम, अच्छा इसका समय लिख लीजिएगा, 4 से 8 वर्ष। 4 से 8 वर्ष बोलते हैं हेट्रोनोमियस। स्पेलिंग होगी HETRONOMOUS, हेट्रोनोमियस। आदर्श नेम लिखिए नैतिक यथार्थता। नैतिक यथार्थता, बस स्टेज लिखवाऊंगा, पढ़ाऊंगा कल। नैतिक यथार्थता। दूसरा है नैतिक विवशता या विवशता की नैतिकता। विवशता की नैतिकता। विवशता को ही तो बंधन युक्त कहते हैं ना, जिसमें बंधन हो। तीसरा लिखिए बाह्य नैतिकता। बाह्य नैतिकता। बाह्य नैतिकता। ठीक है, आप लोग लगभग इसमें 3-4 लाइन छोड़ दीजिए। एक्सप्लेन मैं कल करूंगा, ठीक है। 3 से 4 लाइन छोड़ के दूसरा लिखिए, दूसरी नैतिकता। ये पूरा कंप्लीट हो गया, 3 लाइन छोड़ दीजिएगा, 4 लाइन, ठीक है। अब दूसरा लिखिए, नंबर 2, नैतिक समानता, मोरल इक्वलिटी। नैतिक समानता। नैतिक समानता, मोरल इक्वलिटी। मोरल इक्वलिटी, नैतिक समानता। लिखिए 8 से 12, 7 से 8 से 12, जो भी लिख लीजिए, 8 से 12। डन। इसका कोई अन्य नाम है? नहीं, ठीक है। तो इसमें 4 लाइन छोड़ के तीसरा लिखिए, 4-5 लाइन छोड़ के तीसरा लिखिए। बोले? लिखिए स्वायत्तता की नैतिकता। स्वायत्त नैतिकता, इंग्लिश में भी बोल दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान रखिए। स्वायत्त नैतिकता, इसको बोलते हैं ऑटोनोमियस। स्वायत्त नैतिकता 12+। क्या लिखोगे यहां पे? 12+। ठीक है। अन्य नाम लिखिए इसके, तीसरे वाले के अन्य नाम। तीसरे वाले के अन्य नाम, ठीक है। नैतिक सापेक्षता। नैतिक सापेक्षता। रिलेटिविज्म, मोरल रिलेटिविज्म। दूसरा नाम लिखिए सहयोगात्मक नैतिकता। सहयोगात्मक नैतिकता। सहयोगात्मक
गात्मक नैतिकता। अब जब मैं नोट्स बनाता हूँ ना, तो हेडिंग की इंग्लिश लिख लेता हूँ, क्योंकि एक दो लोग हो आप लोग, तो ये होता है कि फिर सर्च करो, मान लो ना पता हो तो, इसलिए मैं लिख लेता हूँ अब। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप जिसकी भी इंग्लिश पूछना चाहोगे। ठीक है। तीसरा, आंतरिक नैतिकता। आंतरिक नैतिकता। आंतरिक नैतिकता। ठीक है, यानी तुम मुझे कल इतना सुनाओगे आप सभी लोग। आप कह रहा हूं इसका मतलब समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे हो? अगर कहता तुम लोग सुनाओगे तो बच जाओगे, और अगर मैंने कहा आप लोग सुनाओगे तो चलो बताओ, नैतिक विकास में सबसे पहला काम किसने किया? चिंतन जी ने। 1940 में कौन सी पुस्तक लिखी? द मोरल जजमेंट ऑफ द, बच्चों का नैतिक जजमेंट, कैसे वो निर्णय लेते हैं नैतिकता के लिए। ठीक है, ठीक है। किसने कितनी स्टेजेस बताई? 3। सबसे पहली कौन सी है? या दूसरों पे आधारित नैतिकता। देखो लिखा है ना, वाह। वाह का मतलब ये दूसरों पे आधारित, जो दूसरे बता देंगे। फिर क्या लिखा? व्यवस्था, मजबूरी में स्कूल जाना। स्कूल जाना एक नैतिकता है, लेकिन मजबूरी में जाना व्यवस्था की नैतिकता। नैतिक यथार्थता, उसको पता है कि मतलब क्या सच है, मम्मी जो बता रही वही सच है, पापा जो कह रहे हैं वही सच है, बाकी मेरे को कुछ नहीं पता। ठीक। नैतिक समानता, देखो अगर आप सीधा सीधा समझो तो ये शैशवावस्था है, ये बाल्यावस्था है, और ये किशोरावस्था है, उसी के आधार पे बांटा गया है, शैशवा, बाल्या और किशोरा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आप कहोगे सर यहाँ 4 से शुरू है, किसी किसी किताब में एनॉमी भी दिया है। क्या दिया है? एनॉमी एक स्टेज है जीन पियाजे की, तो कहीं कहीं 4 मिलेगा तो घबराना नहीं आप लोग हैं। वो कहता है इसी एज में बच्चा गैर नैतिक होता है, जन्म से 4-5 वर्ष तक वो गैर नैतिक होता है। जो वर्ड अभी यूज किए थे ना पीछे हम, ना तो नैतिक ना तो अनैतिक, बल्कि क्या। बात क्लियर है? तो मेरे कहने का मतलब कि अगर कहीं किसी किताब में एनॉमी भी दिया होगा तो 4 मान लेना, लेकिन आज तक एनॉमी आता नहीं है। मुख्य रूप से 3 ही है, इसीलिए मैंने लिखवाया है वहां पे। देखो मुख्य रूप से, मैंने ये नहीं कहा टोटल, टोटल तो 4 है, लेकिन मुख्य रूप से जो एग्जाम में पूछी जाती है वो कितनी है? 3। तो नोट में तुम लोग एनॉमी लिख लेना, अभी नहीं कल, नोट जब चैप्टर खत्म होता है तब नोट में लिख लेना, एनॉमी भी एक स्टेज है जो जन्म से 4 से 5 वर्ष तक रहती है। बात क्लियर है? चलो एक बार रिवीजन करो, फिर इसके आगे कल हम पढ़ेंगे। कल हम इनको भी थोड़ा समझा देंगे, क्योंकि आज लिखवा तो दिए ही हैं, और कल हम लोग कोहल वर्ग को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस सैटरडे को हम लोगों का, मैं ये चाहता हूँ कि विकास जो हेडिंग है वो खत्म हो जाए, और लैंग्वेज डेवलपमेंट एक क्लास लगती है यार। ठीक है, तो देखेंगे संडे को ये एक क्लास ले लेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि इस संडे तक विकास से जो पीछा है वो छूट जाए, देश में विकास हो लेकिन क्लास में विकास ना हो। ठीक है, चलिए हम लोग मंडे से जब भी मिलेंगे तो मंडे से अधिगम शुरू करेंगे, लर्निंग। ठीक है। कोर्स बहुत धीमा तो नहीं चल रहा है, बहुत तेज तो नहीं चल रहा है, मतलब है स्पीड ठीक ठाक ना, जो सरकारी स्पीड होती है। ठीक। हाँ ठीक, चलिए आइए, जिसको फोटो खींचना हुआ चलिए। ये बहुत अच्छी, ये मुझे दिमाग में अचानक से आया, लेकिन ये कंप्लीट है, इसकी समझ हर व्यक्ति को होनी चाहिए। किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ लो भैया, है? चले? हाँ हट जा रहे हैं, हम ही तो पढ़ाए, हम ही को हटाओगी ना बेटिया। अंधा व्यक्ति जब आंख पाता है सबसे पहले अपनी छड़ी फेंकता है, तब इसका क्या काम है, जिसके सहारे वो पूरे जीवन चलाते हैं। तो मोरल ऑफ द वैल्यू, ओके। तो ठीक है, नेक्स्ट। ये इनकम्प्लीट है, हाँ, इसको कंप्लीट मत समझना, लेकिन दिमाग में तुम्हारे मैंने रख दिया है इसको। हाँ पूरा पढ़ाएंगे, हाँ पूरा।
8 हैं तो आठों में पढ़ाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, फोटो ले लिया, चाहे स्कूल बोलो, चाहे संप्रदाय बोलो, चाहे सेक्ट्स बोलो, चाहे विचारधारा बोलो, सब एक है, हैं? ठीक है। चलें? ठीक है। एक फोटो आपको और खिंचवानी है। एक चीज आप समझे रहना, थोड़ा सा 1 सेकंड का काम है बस। एक ए, बी और ये सी, डी नंबर पे आपको कुछ अन्य चैप्टर्स भी हैं, जैसे व्यक्तित्व किसमें रखोगे? कहीं कहीं नहीं रख सकते हो। बुद्धि किसमें रखोगे? नहीं रख सकते। रखने को विकास में रख सकते हैं, लेकिन ठीक नहीं है। तो व्यक्तित्व हो गया, बुद्धि हो गया, और भी 1-2 चैप्टर हैं, स्मृति और विस्मृति और संज्ञान, संवेग। तो आप ऐसे कर दो, यहाँ पे अन्य अन्य रुको यार, हिंदी लिखता हूँ, अदर चैप्टर्स, अदर्स में जो भी छूटा होगा अदर्स में हम पढ़ा देंगे। 2 टॉपिक बड़े महत्वपूर्ण हैं, एक को कहते हैं व्यक्तित्व और एक को कहते हैं बुद्धि। ठीक है, तो मेरे दिमाग में अभी बुद्धि में आया मेरे, तो मैं बुद्धि बोली थी? अच्छा ठीक है, मैंने सुना नहीं था ध्यान से, नहीं तो ज़रूर लिख देता मैं। तो चौथे हिस्से में आप अपना सेफ्टी कवच लेके चलिए कि जो भी छूटा होगा, वो हम किसमें पढ़ लेंगे? अन्य में। बात क्लियर है? तो साइकोलॉजी 4 भागों में पढ़नी है मुझे। एक, एक, एक और एक, ठीक। इसकी फोटो दोबारा खींच लो।